मैं आपको लेसन 4 पढ़ाऊँगी। लेसन 4 है ऊष्मा। ऊष्मा मतलब गर्मी। अब देखो बेटा, अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं, यानी कि जंतुओं के रेशों से बनते हैं, तो सबको पता है। आप यह ऊनी रेशे किससे बनाए जाते हैं बेटा? जांतव रेशों से। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। और सूती वस्त्र किससे बनाए जाते हैं बेटा? पादप रेशों से। ठीक है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं जांतव रेशों से। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, ये तो सबको पता है बेटा। जब गर्मी होती है तो हल्के रंग और सर्दी होती है तो गहरे रंग। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। जब हल्के रंग पहनते हैं तो ठंडक का अनुभव कराते हैं। सूती वस्त्र क्या होते हैं? ठंडे लगते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। अब बेटा देखो, किसी विशेष ऋतु के लिए हम विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों पहनते हैं। शीतकाल में क्या होता है? घर के अंदर भी ठंड लगती है ना। धूप में आए तो गर्मी का अनुभव होता है, ये तो सबको पता है। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। और जब गर्मी होती है तो हम क्या होता है बेटा, घर के अंदर भी हमें गर्मी लगती है। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इन किस प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अब देखो, गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। अब देखो बेटा, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, सबको पता है। कुछ गर्म होती है, कुछ ठंडी होती है। चाय गर्म होती है, बर्फ़ ठंडी होती है। सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। अब देखो, इसमें ये देख रखा है, यहाँ पे आपको सारणी दिख रही है। इसमें सामान्य उपयोगी चीज़ों की वस्तु, जैसे आइसक्रीम। देखो बेटा, आइसक्रीम क्या होती है? ठंडी होती है, ये तो आपको पता है। अब चाय के प्याले में रखी चम्मच। अब देखो, चम्मच में जब आप चम्मच लगाओगे चाय में तो क्या हो जाएगी? वो गर्म हो जाएगी, है ना बेटा। आपको ये बताना है कि ये गर्म है या ठंडी लगती है। अब फलों का रस क्या हो, ओह सॉरी बेटा, या गर्म कह रही हूँ मैं, तो गर्म में लगाना पड़ेगा, है ना। जो चीज़ गर्म है तो उसको गर्म में टिक लगाएंगे। अब फलों का रस कैसा है? शीतल ठंडा होता है ना। जब आप जूस पीने जाते हो तो ठंडे पे लगा देंगे। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती। अब जैसे पतीले को आप पकड़ते हो, पीछे वो ब्लैक कलर की हत्ती चढ़ी होती है, तो वो गर्म नहीं लगती ना बेटा, वो ठंडी लगती है, क्योंकि वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, है ना। अब ये देखो, सबको पता है ये सारी चीज़ें गर्म ठंडी। अब हम देखते हैं कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। अब कुछ ज़्यादा गर्म होती है और कुछ ज़्यादा ठंडी होती है ना। हम कैसे ज्ञात कर सकते कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्राय हम इसका पता उनको स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिया विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करें। अब इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं कि क्या जो हम अपने हाथों से करते हैं वो हमेशा ठीक होता है। अब 3 परख नली लेनी है बेटा। देखो, 3 पात्र ले लिए, बर्तन ले लिए, या 3 गिलास ले लो, आप ले लिए। इस पर ABC अंकित, ये दिख रहा है, ABC लगाइए हैं। पात्र A में ठंडा पानी, पात्र B में गर्म पानी, और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र C में डालिए, यानी कि गुनगुना पानी C में डालिए। अब आप करके देख सकते हो बेटा घर पे। ऐसे 3 गिलास लीजिए, एक में गर्म, एक में ठंडा और एक में गुनगुना पानी। और पहले वाले में ठंडा, दूसरे वाले में गर्म, तीसरे वाले में गुनगुना। आप देखो, हाथ को पात्र A में, जिसमें क्या था? ठंडा पानी था, और दाहिने दक्षिण हाथ को पात्र B में डालिए। एक ठंडे वाले में डालिए, एक गर्म वाले में। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। पात्र का मतलब है बेटा बर्तन। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र C में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? नहीं होगा बेटा। देखो, जो ठंडे वाला था ना, जो पहले परख नली में था आपका या पहले बर्तन में था हाथ आपका, वो तो आपको गर्म लगेगा, C में डालोगे, गुनगुने पानी में डालोगे। लेकिन जो गर्म वाला था, ज़्यादा गर्म था B में, वो आप C में डालोगे तो ठंडा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म से आप गुनगुने की तरफ आए तो वो आपको ठंडा लगेगा। तो ये भी याद रखना है, कभी पात्र B में इतना गर्म पानी डाल दो हाथ ही जल जाए, है ना। मम्मी कहेगी ये क्या तो मैडम ने सिखाया है कि हाथ ही जला दिया मेरे बेटे या बेटी का, है ना। तो आपको ठीक सा पानी गर्म करना है कि आपका हाथ ना जले। हो तो तेज़ गर्म, इतना गर्म भी नहीं कि आपका हाथ जल जाए, ठीक है बेटा। अब देखो, ये बूझो, यही बता रहा है जो मैंने आपको बताया कि C में पानी गर्म लगेगा किस हाथ से? A हाथ से, है ना। ए जो पात्र में आपने हाथ डाला था, मतलब कौन सा डाला था? बायां हाथ डाला था, ठीक है। अब बायां हाथ जब C में डालोगे ठंडे वाला,
तो गर्म लगेगा, और बी वाला जो गर्म था उसको ठंडा लगेगा, क्योंकि अब आपने गर्म से थोड़े ठंडे में डाला। बूझों की उलझन यह दर्शाती है कि निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते, यह हमें धोखा भी दे सकती है। तो वही हम खाली स्पर्श करके ही नहीं बता सकते इसका कितना टेम्परेचर है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, टेम्परेचर की। विश्वसनीय तापमान माप के लिए हमें उसके ताप की ज़रूरत है, और ताप के लिए क्या ज़रूरत है, एक युक्ति की, जिसे हम तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। अब देखो ये इस पे हम अंडरलाइन कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। किसी वस्तु की उष्णता मतलब गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। तो क्या याद रखना है आपको, किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, और ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी थर्मामीटर कह सकते हैं। तो आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा तापमापी थर्मामीटर क्या होता है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। देखा होगा बेटा आपने, डॉक्टर के पास आप जाते हो, जब आपको बुखार हो जाता है तो डॉक्टर आपके मुंह के अंदर थर्मामीटर रखता है ना, या आर्म पिट के नीचे रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर नोट होता है। अब उसी थर्मामीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब अभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा है तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था। टेम्परेचर को किससे मापते हैं बेटा? थर्मामीटर से। ताप को किससे मापते हैं? थर्मामीटर से, ये याद रखना है। और जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए, इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। देखा होगा बेटा आपने, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर, है ना। डॉक्टरी थर्मामीटर ये है ना। इससे क्या करते हैं? टेम्परेचर नोट करते हैं। अब ये इसके बारे में बता रहा है ये कैसा होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली होती है। ये दिख रहा है, लंबी बारीक, है ना, समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। ये जो दिख रहा है बेटा यहाँ पर, ये इसका बल्ब है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। ये यहाँ पर क्या है बेटा? पतली चमकीली धारी दिख रही है आपको। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए, तब तक कि आपको इसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देता है। ये दिख रहा है बेटा, ये लिखा हुआ है, ये स्केल होता है, ठीक है। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। ये मापक्रम किस में है बेटा? सेल्सियस स्केल में है, जिसे डिग्री सेल्सियस से दर्शाते हैं। और कभी कभी हम फ़ारेनहाइट भी मापते हैं, याद है बेटा आपको? फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी, ठीक है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के ताप को ही माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के ताप को ही माप सकते हैं। तो इसकी रेंज जो होती है वो बेटा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब थर्मामीटर से ताप मापना देखो बेटा कैसे मापेंगे। आइए हम देखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। जो इसमें चिन्ह लगे हुए हैं बेटा, जैसे आपके स्केल में चिन्ह लगे होते हैं, ऐसे इसमें चिन्ह जो लगे हुए हैं उसमें निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है, तो इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान कितना होएगा? 1.1/5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0.2। देखो बेटा, दो बड़े चिन्ह होते हैं स्केल में, आपने देखा है, जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, और फिर उसके बीच में कितनी होती है? 10 डंडी होती है। जैसे ये मान लेना है हमने, अगर ऐसे 10 है तो 0.1 मान लेंगे, अगर 5 है तो हम कितनी मानेंगे? 0.2 मानेंगे। ये दिख रहा है बेटा, जैसे ये तो है लिखा हुआ, ये बड़ा स्केल है, और इसके बीच में जो ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही है ना बेटा, ये छोटी छोटी देख सकते हो बेटा आप। यहाँ मैं रेड पेन से लगाती हूँ, देखो ये छोटी छोटी बीच में जो दिख रही है, इसको पॉइंट में लेते हैं, ठीक है बेटा।
अब ये आपको ध्यान रखना है, सेल्सियस जैसे आप स्केल में मापते हैं वैसे ही इसमें मापना है, कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी या रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है, या गर्म पानी में भी धो सकते हैं बेटा, या उसमें रोगाणुरोधक होना चाहिए, जैसे क्लोरीन डाल देते हैं पानी में। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। पहले धो के इसको पानी में बेटा इसको नीचे झटका भी मारना ज़रूरी होता है। डॉक्टर को भी देखना आप ध्यान से, जब कभी अगली बार जाओ तो देखना वो झटका मारता है, उससे क्या होता है पारे का तल नीचे आ जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना चाहिए। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए। उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। 1 मिनट तक रखना है, ये नहीं बेटा रखते ही निकाल देना है। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। जैसे मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ये याद रखनी है आपको ये बात। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। अब इसमें डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है ना बेटा, तो डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका मात्रक है। तो याद रखना शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब है आगे, आइए पहेली को विश्वास दिलाए कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित होगी क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। तो 37 से क्या होता है बेटा, 0.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे भी जा सकता है, या तो कम हो सकता है या ज़्यादा। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट 37 ही मिले आपका। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप कीजिए और अपने प्रेक्षणों को सारणी में अंकित कीजिए। जैसे देखो बेटा, यहाँ पर आप तापमान नाम लिख सकते हो और फिर उनका तापमान लिख सकते हो। आप ऐसे कॉपी में 10 विद्यार्थियों के शरीर का ताप माप सकते हो। थर्मामीटर से मापना तो आता होगा ना बेटा। जीभ के नीचे रखना इस बल्ब को। ये बल्ब दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पर, इस बल्ब को हमने जीभ के नीचे रखना, थर्मामीटर को मुँह के अंदर देके। अब इसके लिए आवश्यक सावधानियां क्या होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देनी है। आवश्यक सावधानियां क्या है बेटा, थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूरी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, मतलब दूसरी साइड से पकड़ना, इधर से नहीं पकड़ना बेटा, इधर दूसरी साइड से पकड़ना, ठीक है। ये पढ़ने की सही विधि, ये देखो ऐसे करके पढ़ना आपको। अब यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो और उनका टेम्परेचर नोट कर सकते हो। जो भी आपको फ्रेंड अच्छी लगती है उसका आप नोट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं गीता, मुस्कान, है ना, या आप अपने लड़के हैं तो अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं। अब गीता का मान लो मिला है हमारे को 35 या 36.9 है, तो कोई गलत नहीं है बेटा, ये 37.1 है इसका। तो ये जो आसपास होता है पॉइंटों में होता है कोई डिफरेंस, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा, यह क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, ये तो आपको बता दिया बेटा, नहीं होता ऐसा। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या कुछ अधिक कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। कई स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर का तापमान लेते हैं और फिर उसका औसत निकालते हैं, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और एग्जैक्ट 37 भी आ सकता है। कभी आप सोचो बेटा एग्जैक्ट क्यों आ गया, है ना। अब वो कह रहा है, बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट सा विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर में गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। नहीं बेटा, डॉक्टरी थर्मामीटर्स में हम अपना टेम्परेचर ही मापेंगे। इसके लिए जो दूध का टेम्परेचर मापने के लिए एक अलग से ये आता है, देखो ये दिख रहा है आपको थर्मामीटर। ये होता है प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। जैसे आपने देखा डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि जो मनुष्य का ताप होता है वो इसी के बीच में होता है। तो इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज अलग होती है। इसलिए हम बाकी चीज़ों को हम नहीं माप सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का यूज़ करेंगे। अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि अगर हम दूसरी चीज़ों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करेंगे ना बेटा, तो वो टूट भी सकता है। दिख रहा है, ये टूट सकता है ऐसा करने से।
प्रयोगशाला तापमापी हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए एक अन्य तापमापी की, और ये मैंने आपको बता दिया प्रयोगशाला तापमापी होता है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे, जैसे प्रयोगशाला में दिखाएंगे बेटा, लेबोरेटरी में। इसे ध्यान से देखिए, इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान को नोट कीजिए। अब इसका जो अधिकतम और न्यूनतम होता है बेटा, वो होता है प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर को भी हम इससे माप सकते हैं और कम वाले को भी इससे हम माप सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है बेटा वो ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, देखो -10 से लेकर, ये माइनस यहाँ यूज होगा बेटा, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ये किसकी रेंज है, प्रयोगशाला तापमापी की। तो दो तरह के तापमापी है, एक डॉक्टरी तापमापी है और एक हमारे पास प्रयोगशाला तापमापी है। तापमापी का मतलब है थर्मामीटर। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। ये दिख रहा है बेटा, यहाँ देखो, ऐसे ये जो है आपका, ये जैसे ये तो हो गया आपका पूरा बड़ा वाला, और बीच में जो छोटी छोटी लाइनें दी हैं इसको आप पॉइंट में लेंगे। ऐसे ही डॉक्टरी में होता है, ऐसे ही आपके स्केल में होता है, बिल्कुल सेम है बेटा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस स्केल में क्या होता है 1 2 3 लिखा होता है, ऐसे इसमें क्या होता है थोड़ा ज़्यादा लिखा होता है, जैसे, ठीक है बेटा। ऐसे आपका ये 110 तक होता है, कितने तक होता है, 110 तक होता है। जैसे इसमें 10-10 का होता है, यहाँ पे 10 20 30 40 ऐसे लिखा होगा, तो ये 110 तक यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अब इससे कैसे टेम्परेचर मापेंगे हम, देखो बेटा, तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमापी, आपको क्या करना है, इसका अधिकतम देखना और न्यूनतम देखना है और बीच का गैप कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना तापमान इसका आया है ना। अब ये जल के ताप को हम इससे मापेंगे। ये दिखा रखा है, किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। नल का जल ले, तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे। ये दिख रहा है बेटा, ये बल्ब नीचे, ये बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली तथा दीवारों को स्पर्श ना करे। मतलब आपको इसको टच नहीं करना है साइड में, ये बीच में रहना चाहिए। ये जो बल्ब है बेटा, ये बीच में रहना चाहिए, ऐसे यहाँ साइड में नहीं टच होना चाहिए, यहाँ भी टच नहीं होना चाहिए। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। अब इसमें हमने देखना है, इसको सीधा रखना है बेटा, एक तो ये भी ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, साइडों में टच नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर अब इसका हम देखेंगे, ये जो पारा था इसका ऐसे पारा चढ़ने लगेगा जब आप गर्म चीज़ के अंदर इसे डालोगे या पानी के अंदर डाला। हर चीज़ का अपना टेम्परेचर होता है, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्म हो बेटा। इसमें पारे के तल की गति को देखिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। एकदम से डालते ही नहीं निकाल लेना बेटा, पहले हमने देखना है पारा ऊपर चढ़ रहा है और फिर कब तक ऐसा हो रहा है, और जब तक वो ऊपर जा रहा है तो हम उसको नहीं हटाएंगे। फिर जब वो स्थिर हो जाए, मान लो ये यहाँ आकर रुक गया, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। मतलब 1 मिनट का समय तो हमें चाहिए, जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर के लिए आपको बताया था 1 मिनट तक अंदर रखना है ना। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए, क्या इन मापों में कुछ भिन्नता है। अब अलग अलग विद्यार्थी खड़े होकर और इसका ताप लेंगे। जैसे आप क्या कर सकते हो बेटा, आप अपने घर में कभी मम्मी को कह दो, कभी पापा को, भैया बहन को, ऐसे सब अलग अलग टेम्परेचर बताएंगे। थोड़ा थोड़ा सबका डिफरेंस आता है बेटा। अब प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरते जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। जो आपको डॉक्टरी तापमापी में बताया था कि ये करना चाहिए बेटा, एक तो उसे धो लेना चाहिए, एक उसे झटका लेना चाहिए ताकि वो क्या हो, उसे किसी चीज़ पर नहीं मारना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और झटका क्यों लेना चाहिए, ताकि पारे का तल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए, है ना बेटा। और किसी ऐसे पानी में धोना चाहिए जिससे वो रोगाणु रहित हो जाए। अब तापमापी को इसमें क्या ध्यान और रखना है बेटा, ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, मतलब एकदम सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं, ठीक है। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया बेटा जब दिखाया था वो पिक्चर अभी। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। ताप अब गर्म लेना है। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। वही पारे का तल स्थिर होना चाहिए बेटा, जब तक रुके ना, जब तक उसको बाहर नहीं निकालना। जब पारे का तल स्थिर हो जाए ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है
क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल में या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। क्योंकि बेटा ये अब हम कब नोट करेंगे, जब उसमें जल के अंदर होगा वो, या किसी और चीज़ के अंदर हमने रखा, जैसे दूध में रखा है, तो हम जब भी मापेंगे जब पारे का तल स्थिर हो जाएगा। अगर हम बाहर निकाल के मापेंगे तो वो पारे का तल गिर जाता है, तो बाहर निकाल के हमें नहीं मापना, ये याद रखना है बेटा। जल से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, ताप गिरने लगता है, और हमें ऐसा नहीं करना है। तो ये याद रखना है, तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना जब उसका बल्ब जल या वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर से तो उसे हम मुंह से बाहर निकाल के ही मापते हैं, उसमें पारे का तल नहीं गिरता है और इसमें गिरता है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। वही बात ये फिर कह देता है, मुंह से बाहर निकालना पड़ता है, जो बात मैंने आपको बता दी है। प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है, लेकिन इस प्रयोग के लिए मतलब अपने शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए ये सुविधाजनक नहीं है। अब वो कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं होता है। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए, फिर से दोबारा से देखेंगे बेटा हम। ये दिख रहा है आपको, ये क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं? बल्ब के पास एक विभंग होता है, किंक होता है बेटा। ये बल्ब जो है इसके पास एक किंक होता है जो पारे का तल नहीं गिरने देता है। यह तो कहेंगे पारे के तल को कौन नहीं गिरने देता है डॉक्टरी थर्मामीटर में, तो आप लिखोगे यह पारे के तल का अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। कौन रोकता है? विभंग। ठीक है, ये याद रखना, विभंग जो होता है वो पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है। क्योंकि मुंह में तो अब टेम्परेचर नोट नहीं होगा बेटा, वो तो मुंह से बाहर ही निकालना पड़ेगा। और देखा बेटा ये आजकल क्या होता है, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, मतलब जहरीला पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। अगर जहर आपके मुंह में चला जाए तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है बेटा। इसलिए आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता। देखा होगा बेटा आजकल ये वाला डिजिटल थर्मामीटर जो स्कूल में आपका टेम्परेचर नोट करते हैं ना बेटा, कोविड-19 में तो ये सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। तो आप इससे टेम्परेचर नोट आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डर भी नहीं रहता क्योंकि इसमें पारे का प्रयोग भी नहीं किया गया। अब ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगी जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। देखा होगा बेटा, तप्त मतलब गर्म हो जाता है जब किसी बर्तन को हम ज्वाला। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों हो जाता है? वह ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अब बर्तन से परिवेश मतलब जहाँ हम रहते हैं, हमारे वातावरण में प्रवेश कर जाती है। जब तप्त ज्वाला में रखते हैं तो ज्वाला से बर्तन के अंदर आ जाती है तो गर्म हो जाता है, बाहर रखते हैं तो फिर ठंडा हो जाता है। दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये भी बात आपको याद रखनी है बेटा, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, पढ़ेंगे हम ये ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर किस तरह स्थानांतरित होती है, इसकी खोज करेंगे बेटा। एल्युमिनियम या लोहे किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। एल्युमिनियम तो सबने देखा बेटा जो सिल्वर होता है और लोहा होता है। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये देखो बेटा ये छड़ है और इस पर ये मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका रखे हैं हमने। और छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबा कर रख सकते हैं। दिख रहा बेटा ईंटों के बीच में। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ मोमबत्ती लगा के इसको गर्म करना है। अब कौन से वाला पहले पिघलेगा? मोम बेटा जो इसके पास है, तो ये गर्म हुआ जल्दी से जो इसके पास है ना। मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरम्भ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? तो कैसे ऊष्मा स्थानांतरित होती है ये भी बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। ऊष्मा हमेशा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। मतलब क्या हुआ देखो, सबसे पहले निकट वाला पिघलने लगा, यानी कि ऊष्मा सबसे पहले यहाँ पे आई पास वाले हिस्से पे, है ना।
तो निकट मतलब पास, नज़दीक वाला होता है। अब है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। तो ठोसों में ऊष्मा कैसे हुई? चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित हुई। तो ये याद रखना बेटा, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। और ठोसों में ऊष्मा हमेशा कैसे होता है? चालन के प्रक्रम द्वारा होता है। याद रखना बेटा, ठोसों में हमेशा ऊष्मा चालन के प्रक्रम द्वारा। और चालन क्या होता है? जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? अब बेटा, हत्थी तो गर्म ही नहीं होती है ना? देखा है ना, वो जो प्लास्टिक का कवर जड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होता है, उसमें ऊष्मा नहीं आती, तो वो आराम से हम उठा सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप कर लेते हैं इसके लिए। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। गर्म बीकर पता है ना बेटा आपको? मैंने कहा बीकर नहीं है तो हाँ, हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे बर्तन में भी ले सकते हैं और कांच के गिलास में भी ले सकते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, विभाजनीय डिवाइडर, मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें हम उसके अंदर डाल देंगे। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छू कर देखिए। तो क्या करेंगे बेटा, एक एक चीज़ को डाल के देखना गर्म पानी में, हम फिर दूसरे सिरे को छू कर देखेंगे। कुछ गर्म हो जाएंगे, कुछ गर्म नहीं होंगे। जैसे स्टील की चम्मच है, जिसकी पदार्थ किससे बनी हुई है? धातु से बनी हुई है। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है? हाँ, दूसरा सिरा, अब स्टील की चम्मच है तो गर्म हो जाएगा। अब जैसे पेंसिल है तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? लकड़ी है। तो ऐसे बेटा यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं और आपने बताना ये किसकी बनी हुई है, और फिर आप देखेंगे ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण है जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, है ना? ये अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं, तो ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ऊष्मा का चालक किसे कहते हैं, सुचालक किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको याद रखना है एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर और तांबा। कॉपर को तांबा कहते हैं, हिंदी में तांबा, इंग्लिश में कॉपर। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। अब ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके बाकी के पार्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है बेटा, बाय।